दोस्तों, तो हमने पिछले जालोर के चौहान कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध। दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ के संबंध है। दिल्ली सल्तनत आपके गुलाम वंश था। संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का काल था 1206 से 1210। आराम शाह आया 1210 में। उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के अंदर उसके बाद में रुकनुद्दीन, रजिया सुल्तान, उसके बाद में बहराम शाह, महसूद शाह, नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन इसके बाद इसके देखें नासिरुद्दीन, बस बलबन आता है। बलबन के बाद में आपका कोकुंगा बाद आता है, क्यूमर्स आता है। मेवाड़ के अंदर राव जेतर सिंह थे 1213 में। 1213 से 1252 राहुल जितेंद्र सिंह था। 1252 से 1267 राहुल समर सिंह थे। 1267 से 1301 राहुल रतन सिंह 1303 से 1302। और उसके कुंभकर्ण नेपाल के अंदर गोहिल वंश की नींव नेपाल में रखते हैं। उसके बाद देखें यहाँ पर मेवाड़ में चित्तौड़गढ़ का आक्रमण हुआ 1227 के अंदर। बुताला का युद्ध हुआ 1227 के अंदर। रावल जेतर सिंह इल्तुतमिश के मध्य इल्तुतमिश पराजित हुए थे। इसकी राजधानी अमीर मदमर्दन नामक ग्रंथ में प्राप्त होती है। जानकारी आपके अमीर मदमर्दन में ग्रंथ में प्राप्त होती है। इसके लेखक जय सिंह सूरी है। इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश ने नागदा को नष्ट कर दिया था। राहुल जेतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। नासिरुद्दीन ने 1248 में आक्रमण किया, असफल रहा था। नासिरुद्दीन वर्सेज आपका जेतर सिंह में वर्सेज युद्ध होता है। राहुल जेतर सिंह ने परम बठारकर माजाधिराज की उपाधि धारण की थी। बलबन का आक्रमण होता है, राहुल जेतर सिंह ने विफल कर दिया था। खिलजी आक्रमण देखिए 1290 के अंदर खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमरस को गद्दी से हटाकर दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया तथा खिलजी वंश की स्थापना की। यहाँ से खिलजी की क्रांति शुरू होती है। अलाउद्दीन खिलजी और वह रावल समर सिंह। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान चित्तौड़गढ़ के रावल समर सिंह द्वारा दंड वसूल किया अलाउद्दीन खिलजी की सेना से। इसकी जानकारी श्री जीन परब सूरी के तीर्थ कल्प नामक ग्रंथ से मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी व राहुल रतन सिंह के मध्य संघर्ष के कारण बताएं। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1303 में कारण था। चित्तौड़गढ़ की भौगोलिक और सामरिक स्थिति दिल्ली गुजरात मार्ग पर चित्तौड़ का होना, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षी होना, मलिक मोहम्मद जायस या पद्मावत में रानी पद्मिनी को प्राप्त करना होता था। घटनाक्रम देखें 28 जनवरी 1303 का अलाउद्दीन का चित्तौड़ प्रस्थान अमीर खुसरो खजाइन उल फतूह या तारीख अलाई में मिलता है। 8 माह तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग की घेराबंदी रही। राव रतन सिंह व गोरा बादल, लक्ष्मण सिंह व 7 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। जौहर रानी पद्मावती ने 1600 अन्य स्त्रियों। 15 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने कर लिया। 26 अगस्त 1303 को दुर्ग में सामूहिक नरसंहार हुआ। 30,000 किसानों की हत्या की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद का यहाँ पर प्रशासक नियुक्त कर दिया और चित्तौड़गढ़ पर नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। खिजर खां ने गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। 1313 में खिजर खां का चित्तौड़ से पलायन। खिजर खां के स्थान पर मुंछाला मालदेव को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया गया। और मुंछाला महादेव इसके अंदर जस्सा और बनवीर थे। रणकोपुर लेख के अंदर ओझा के अनुसार, ठीक है ना। उसके अंदर अमीर सिंह आता है। अमीर सिंह 1326 से 1364 तक रहता है। 1326 ईस्वी में चित्तौड़ में सिसोदिया वंश की स्थापना करता है। मेवाड़ के उद्धारक कहलाता है। सिंगोली का युद्ध हुआ था बांसवाड़ा के अंदर। अमीर वर्सेज मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य मोहम्मद बिन तुगलक पराजित हो गया। 1310 में फारसी लेख लिखा गया। इस लेख में अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया तथा संसार का रक्षक बताया गया था। अलाउद्दीन की सिकंदर ए सानी उपाधि का उल्लेख मिलता है। पद्मिनी की कथा देखें। समर्थक आपके थे डॉक्टर शर्मा और गोपीनाथ शर्मा और विरोधी थे KS लाल ओझा और आपके बनारसी प्रसाद। पद्मावत ग्रंथ मलिक मोजासी द्वारा लिखित है। 1540-42 में शेर शाह के काल में लिखा गया था। सिंहलदीप के गंधर्व सेन की पुत्री पति रावल रतन सिंह और हीरामन तोता गागरोन का किला डॉक्टर सलीम अली। द बुक ऑफ द इंडिया यानी बर्ड्स राहुल चेतन नामक तांत्रिक का उल्लेख मिलता है। रूपकों का उल्लेख किया गया है। चित्तौड़ शरीर रतन सिंह मन और पद्मनी बुद्धि और हीरामन गुरु था। और अलाउद्दीन खिलजी माया और राघव चेतन शैतान था। नागपति प्लस पद्मिनी सती हो गई, उसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद में देखें यहाँ पर महाराणा प्रताप और मुगल समद। महाराणा उदय सिंह पुत्र थे। महाराणा प्रताप जगमाल बटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव से उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। किशनदास सलुम्बर सांगा व देवराड के सहयोग से उसमें अक्षयराज जालोर व राम सिंह ग्वालियर द्वारा जगमाल का विरोध किया गया। गोगुंदा में महादेव बावड़ी राणा प्रताप का 32 आयु वर्ष में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक किया गया। पर जगमाल प्रसन्न होकर अकबर की शरण में चला गया और जहां से जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई। और उसके बाद में 1281 ईस्वी में आधा सिरोही की जागीरदार प्रदान की गई। और 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई। प्रताप ने मेवाड़ पर 1572 से 1597 25 वर्ष तक शासन किया था। महाराणा प्रताप की बात करें, जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में मनोतनेर सिंह के अनुसार। और पिता महाराणा उदय सिंह थे।
अणुदय सिंह थे। माता जयवंता बाई पाली के आखिराज की पुत्री थी। बचपन का नाम कीका था। पत्नी अजबदे थी। राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगोंदा में था। प्रताप कुछ समय बाद कुंभलगढ़ चला गया, जहां राज्याभिषेक का उत्सव मनाया गया। अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल जलाल खां कोरची थे। 1572 ईस्वी के अंदर आमेर के मान सिंह कछुआ थे। जून 1573 के अंदर आमेर के भगवंदास थे। अक्टूबर 1573 के अंदर टोडरमल थे। दिसंबर 1573 के अंदर अकबर द्वारा भेजे जाने वाले शिष्टमंडल असफल रहे थे। हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1536 ईस्वी को खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध आपका बदायूं ने कहा है। मेवाड़ के थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा दियो का युद्ध कहा है। अकबर मार्च 1576 में अजमेर आया था है। यहाँ से मान सिंह के नेतृत्व में शाही सेना को प्रताप पर आक्रमण करने हेतु 1576 में मांडलगढ़ को रवाना किया गया। मान सिंह मांडलगढ़ में 2 माह तक रहता है। मान सिंह के सहयोगी थे सैयद अहमद, सैयद हाशिम बहरा, जगन्नाथ कछुआ, राव लूणकरण, आसफ खां बदायूनी, माधो सिंह। मान सिंह मांडलगढ़ में मोलेला खमनोर के निकट उसके बाद बादशाही बाग में डेरा डाल दा। प्रताप ने अपनी सेना का विभाजन पारंपरिक पद्धति से हरावल, चंदावल, वाम पार्श्व व दक्षिणी पार्श्व में स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किया। राणा प्रताप के मंत्री भामा साहब उसके भाई ताराचंद थे। चंदावल में पानखा का पुंजा, पनरवा का पुंजा थे, जो सहयोगी के रूप में पुरोहित गोपीनाथ, जगन्नाथ, रामचंद्र मेहता, चारण केशव तथा जैसा थे। वाम पार्श्व व नेतृत्व मान सिंह झाला ने किया। इसके सहयोगी बड़ी सादड़ी का झाला बिद्दा और जालोर का मान सिंह सोनगरा था। ग्वालियर के शासक राम शाह दक्षिण पार्श्व में अपने सहयोग के साथ आए थे। रावल सेना का नेतृत्व हकीम सुर व उसके सहयोगी मेवाड़ के चुने हुए सामंत थे, जिनके सुलुम्बर का चुंडावत या कृष्णदास, भीम सिंह सहयोगी, देवगढ़ बंदनौर का रामगढ़ मुख्य थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ की सेना के साथ में गोगोंदा से रवाना हुए और खमनौर से 10 मील दूर लेसिंग गांव पहुंचे थे। प्रताप ने किसानों को पहाड़ी क्षेत्र में भेज दिया तथा जोशी पन्नों के नेतृत्व में एक टुकड़ी हल्दीघाटी के नाके पर तैनात की। जब महाराणा प्रताप को दुर्सापुरिया व नेता सिसोदिया ने यह सूचना दी कि शत्रु सेना बनास के तट पर आ गई है, तो प्रताप अपनी सेना को हल्दीघाटी के नाके पर दूसरी ओर अपनी सेना को ले गया। मान सिंह की सेना की मुख्य अग्रिम पंक्ति का संचालन आसफ खां तथा जगन्नाथ कछुआ कर रहे थे। दक्षिण पार्श्व का नेतृत्व सैयद अहमद खां व वाम पार्श्व का नेतृत्व गाजी खान, बख्शी, लोणकरण और आरक्षित सेना का नेतृत्व माधो सिंह, चंडावल सेना का नेतृत्व मलहर खां कर रहे थे। इस युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार अल बदायूनी भी उपस्थित था। 18 जून 1536 को प्रातः युद्ध शुरू हुआ। पहला बार इतना आक्रामक था कि मुगल सेना को भगदड़ मच गई। इस समय शाही सेना के चंदावल भाग को महतर खां ने सेना में एक उद्घोष कर दिया कि बादशाह खुद युद्ध में आ रहे हैं। इस पर सेना में साहस जुटाकर वापस इकट्ठी हो गई। इधर महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार थे और थे मान सिंह जो अपना मर्दाना नामक हाथी पर सवार था, पर आक्रमण कर दिया। राणा प्रताप के घोड़े चेतक ने अपने दोनों मर्दाना के मस्तिष्क पर टिका दी और राणा प्रताप ने भाले से मान सिंह पर आक्रमण कर दिया। मान सिंह बच गया। इसी समय मान सिंह ने हाथी के सूंड में बंधी तलवार से चेतक के पैर पर चोट लग गई, जिससे घायल हो गया। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए। जब प्रताप मैदान से बाहर जा रहे थे तो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया था। प्रताप का जीवन संकट में देखकर प्रताप के भाई शक्ति सिंह द्वारा उनका पीछा किया जाकर उनकी हत्या कर दी। महाराणा प्रताप को मुसीबत में देखकर झाला बिद्दा व प्रताप का पुत्र प्रताप का छत्र धारण किया जाता है और वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आपके झाला और बिद्दा झाला बिद्दा ने उद्यानाला के पास चेतक की मृत्यु हो जाती है। बलीचा उद्यानाला राजमंद में चेतक की समाधि बनी हुई है। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दिया था। प्रताप युद्ध में के बाद कोलियारी गांव में मायरा की गुफा में अपना घायल सैनिकों का इलाज करवाया और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित मुनतवाफ तारीख में हल्दीघाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन मिलता है। हल्दीघाटी में देखें आपके अंदर हल्दीघाटी में देखें हताहत राम शाह ने उसके 3 पुत्र शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह थे। रामदास थे, मान सिंह रावल के थे, मान सिंह और सोनगरा और जलाविदा थे। उसके बाद युद्ध के हाथी देखे राम प्रसाद और अकबर ने इनका नाम पीर प्रसाद रख दिया था। लूणा था प्रताप का, मर्दाना अकबर का था, हवाई आपका अकबर का था, रगज मुक्ता आपका अकबर था और रन मदार आपका अकबर का था। लूणा और राम प्रसाद आपके प्रताप के थे। इस युद्ध के अकबर को मनोवांछित सफलता न मिलने और उसमें नाराज होकर मान सिंह पर आसफ खां को दरबार में आने से मना कर दिया था। हल्दीघाटी के पश्चात मुगल अभियान। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र बनाकर मुगलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसमें नाराज होकर अकबर ने 1577 में शाहबाज खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज ने 13 अप्रैल 1878 को कुंभलगढ़ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया। किले की रक्षा करते हुए राव भाणा सोनगरा लड़ते हुए मारे गए।
वर्ष 1579 में शाहबाज ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन वहाँ सफल रहा था। मई 1580 में शाहबाज खां व मेवाड़ छोड़कर चला गया और राणा प्रताप पुनः मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर के गवर्नर बनाकर भेजा और मेवाड़ अभियान का काम भी सौंपा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को महिलाओं को पकड़ लिया और इसकी सूचना प्रताप को मिली तो उसने अमर सिंह को आदेश दिया कि खान खाना का परिवार को समान निजी उनके निजी निवास स्थान पर पहुंचा दे। दिवेर का युद्ध हुआ था। मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। अक्टूबर 1582 के अंदर यहाँ पर सूबेदार सुल्तान खां तथा सुल्तान खां व अमर सिंह के बीच में भीषण संघर्ष होता है। इसमें सुल्तान खां पराजित हो जाता है। कर्नल जेम्स टोड इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक माना है। दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में सेना मेवाड़ भेजेगी। जगन्नाथ कछवा को भी सफलता नहीं मिली तो अपितु उसकी मंडलगढ़ में मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछवा के काल के अंदर 1584 में मेवाड़ भेजी गई थी। 1585 में प्रताप ने चावंड को अपने आपातकालीन राजधानी बनाया। यहाँ पर प्रताप ने अनेक महल, चामुंडा मंदिर का निर्माण करवाया और 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप का बाडोली नामक स्थान पर अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। बाडोली पुंजा भील के नेतृत्व में पहाड़ी सैन्य टुकड़ी का गठन किया गया। भामाशाह ने भेंट से देखे 1580 के अंदर चूलिया ग्राम से महाराणा प्रताप की भामाशाह से मुलाकात हुई। भामाशाह ने अपनी निजी संपत्ति को 20,000 स्वर्ण मुद्राएं और आर्थिक सहायता दी थी। भामाशाह को दानवीर और मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणी नामक विद्यमान रहता था। चक्रपाणी ने राज्याभिषेक पद्धति और मूर्तमाला और विश्व वल्लभ की रचना की थी। चक्रपाणी ने अन्य तथ्य देखें। प्रताप के राज्याभिषेक के दिन होली का त्यौहार था। इतिहासकार आर सी मजूमदार ने प्रताप के संघर्ष में जीवन पर प्रकाश डालते हुए राजपूत जीवन संध्या नामक उपन्यास लिखा था। विख्यात क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने राज सिंह उपन्यास व मेवाड़ को 2 शक्तिशाली महाराणा नामक ग्रंथ लिखा था। प्रतापकालीन एक अन्य रचना गोरा बादल पद्मनी चरित्रम छपाई थी। इसके लेखक जॉन मुनि हेमरत्न सूरी थे। प्रताप के द्वारा निर्माण कराए गए स्थापत्य स्मारकों में बदराणा नामक स्थान पर स्थित हरिहर का मंदिर प्रमुख था। अमर सिंह के काल में 1614 ईस्वी में लगभग 28 वर्षों तक चावंड मेवाड़ की राजधानी रही थी। 1614 तक लगभग 28 साल तक 28 वर्षों तक चावंड मेवाड़ राज्य की राजधानी रही थी। उस बाद देखिए महाराणा राज सिंह व मुगल संबंध। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज सिंह 1652 ईस्वी मेवाड़ का शासक बनता है। राज सिंह ने अपने पिता जगत सिंह के द्वारा चलाए गए चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मरम्मत को तीव्र रूप दिया। मुगल बादशाह शाहजहां को जब मरम्मत कार्य का पता चला तो उसने सादुल खां को नेतृत्व में एक फौज मेवाड़ के विरुद्ध भेजी। सादुल खां चित्तौड़गढ़ पहुंचकर किले में गए और समस्त निर्माण कार्य को तुड़वा दिया और उसके बाद सम्राट शाहजहां ने महाराणा राज सिंह को 5,000 जात और 5,000 सवार का मनसब दिया था। सितंबर 1657 ईस्वी में जब शाहजहां अस्वस्थ होने पर सम्राट के पुत्रों शुजा, मुराद, दारा औरंगजेब से राज सिंहासन उत्तराधिकार प्राप्त करने में तेजी आ गई। औरंगजेब ने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर अपनी सैनिक सहायता भेजने की मांग की। महाराणा ने इस उत्तराधिकारी संघर्ष का लाभ उठाने की योजना बनाई। इस अव्यवस्था का लाभ उठाने हेतु टिक्का दौड़ उत्सव का बहाना बनाकर राज सिंह ने 1658 ईस्वी में अपने राज्य में तथा बाहरी मुगल थानों पर हमला कर दिया। इस प्रकार राज सिंह ने अपने खोए हुए भागों को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब विजय रहा। चारुमती विवाह की घटना। औरंगजेब के किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करने का निश्चय किया गया। चारुमती ने इस शादी के प्रस्ताव में दुखी होकर महाराणा राज सिंह को पत्र लिखकर उससे विवाह करने का अनुरोध किया। राज सिंह औरंगजेब के विरोध की परवाह किए बिना सोना सेना सहित किशनगढ़ पहुंचकर चारुमती से विवाह करता है। इसमें औरंगजेब को अपमान का सामना करना पड़ता है। हाड़ी रानी सैलकुमार पिता संग्राम सिंह हाड़ा बूंदी थी और पति आपका रतन सिंह चुंडावत खलुम्बर के थे। राज सिंह सिसोदिया का सामंत रतन सिंह चुंडावत थे। सैलकुमार रतन सिंह चुंडावत की नवविवाहित पत्नी थी। महाराणा राज सिंह के विवाह यानी चारुमती से होने के तक मुगल सेना को रोके रखने की जिम्मेदारी नवविवाहित राव रतन सिंह चुंडावत की थी। जब वह युद्ध के मैदान में जाने लगा तो वो उसने अपनी पत्नी की याद सताने लगी तो रतन सिंह ने अपने सेवक को रानी के पास भेजकर रानी के सिनानी मांगे तो हाड़ी रानी ने निशाने के तौर पर अपना सिर काटकर रतन सिंह चुंडावत के पास भेजा। इस युद्ध में रतन सिंह चुंडावत मारे गए और उनकी ऐतिहासिक छतरी देसूरी की नाल पाली के राजसमंद की सीमा पर बनी हुई है। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इस हाड़ी रानी पर सेनानी नामक कविता लिखी है जिसमें बोल है चूड़ावत मांगी सेनानी और सिर काट दियो छतरानी।
राज सिंह ने औरंगजेब के विद्रोही मारवाड़ के अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ की शरण दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया व राज सिंह ने इसका विरोध किया था। औरंगजेब जो धर्म व विचारों के प्रति कट्टर मुसलमान था, उसने 1679 ईस्वी में अपने मुहत्तिफ को एक मरफान जारी कर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का, पाठशालाओं को और मूर्तियों को नष्ट करने की आज्ञा दी। बादशाह के डर से मथुरा से दामोदर गोस्वामी, गोपीनाथ स्वामी और श्रीनाथ जी की मूर्तियों को लेकर राज सिंह के शरण में गई। राज सिंह ने सिंहड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर को स्थापित करवाया। नाथद्वारा शैली का उद्भव हुआ था। राज सिंह के कांकरोली राजसमंद में द्वारकाधीश मंदिर की स्थापना कर वहां पर मंदिर बनवाया। राज सिंह ने उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया। राज सिंह ने राजसमंद झील के पास राजनगर नामक कस्बा बसाया था। राज सिंह ने गोमती ताल केलवा नदी के जल में रोककर राजसमंद झील के निर्माण करवाया था। महाराणा ने झील के पास श्रव ऋतु विलास का निर्माण करवाया था। इस झील में 9 चौकी पाल व 25 बड़ी शिलाओं पर राज प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट महाकाव्य उत्कर्ण जो विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख और शिलाओं पर खुदे ग्रंथों से सबसे बड़ा ग्रंथ है। राज सिंह की मृत्यु 1680 में हुई थी। राज सिंह की छत्री कुंभलगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है। इसकी उत्तरी भारत में औरंगजेब प्रतिरोध करने हेतु वाला एकमात्र शासक राज सिंह था। मानसिंह कछवा, मुगल शासक मानसिंह कछवा की बात करें तो मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में मोजमाबाद दुर्ग जयपुर में हुआ था। मुगल सेना के अंदर ये मुगल सेवा के अंदर 1562 से 1579 तक रहे थे। 1579 1605 तक रहे थे। 1605 1614 तक रहे थे। कुंवर मान सिंह मात्र 12 वर्ष की आयु में 1662 में अकबर की सेवा में चला गया। रणथंभौर में 1569 ईस्वी के आक्रमण के समय मान सिंह और उसके पिता भगवान दास अकबर के साथ थे और 1572 में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया और गुजरात अभियान के समय कुंवर मान सिंह अकबर के साथ थे। मान सिंह जून 1533 में अकबर के आदेश पर महाराणा प्रताप से मिलने गए उदयपुर गया था, परंतु महाराणा प्रताप को समझाने में मान सिंह असफल रहा था। 1576 में हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया था। जून 1576 में मान सिंह व प्रताप के हुए युद्ध, जिसमें अकबर को उद्देश्यपूर्ण मान सिंह प्रताप को बंदी बनाने की में सफलता रहा था। इस कारण अकबर मान सिंह से नाराज हो गया था, इसलिए अकबर ने मान सिंह को दरबार में आने से मना कर दिया व मनसबदारी छीन ली थी। 1576 से 80 तक मान सिंह को खिच्चीवाड़ा क्षेत्र में नियुक्त किया गया। 1580 ईस्वी में मान सिंह को सलाई कोट का हाकिम बनाया गया और रोशनियों अफगानों के विरुद्ध के कारण बनाया गया था। मान सिंह ने अफगानों को मुगल सीमा से बाहर खदेड़ना आरंभ कर दिया। अकबर ने 1581 ईस्वी में शहजादा मुराद व मान सिंह को मिर्जा हकीम को दबाने हेतु काबुल भेजा था। मुराद व मान सिंह ने मिर्जा हकीम को उत्तरी काबुल तक खदेड़ दिया और मुगल सेना सिंध पंजाब से लौट आई, ठीक है ना। 1585 ईस्वी में मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई तथा मान सिंह को सैन्य काबुल जाने का आदेश मिला। मान सिंह ने काबुल पर मुगल शक्ति का अधिकार साबित करने में सफलता दिखाई और रोशनियों व यूसुफजाइयों के विद्रोह को मान सिंह द्वारा दबाया गया। काबुल पर मुगल सफलतापूर्वक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद में 1587 में कुंवर मान सिंह का यहाँ से स्थानांतरण बिहार में कर दिया गया और 1579 में मान सिंह के पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई। मान सिंह का पहला राज्याभिषेक पटना बिहार में किया गया और 1579 के अंदर मान सिंह का दूसरा राज्याभिषेक आमेर में किया गया था। अकबर ने राज्याभिषेक में मान सिंह को 5000 का मनसब पक्का कर दिया था। 1592 ईस्वी में मान सिंह ने उड़ीसा के अफगान शासक नासिर खां पर हमला कर मुगल अधीनता स्वीकार करवाई गई। 1594 में अकबर ने मान सिंह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। यहाँ के मान सिंह को बंगाल के अफगानों का सामना करना पड़ा था। मान सिंह ने सबसे पहले बंगाल सूबे की राजधानी टाडा से बदलकर राजमहल कर दी। इसके बाद मान सिंह ने पूर्वी बंगाल में ईसा खां सुलेमान को खदेड़ा था। मान सिंह ने पुत्र दुर्जन सिंह और हिम्मत सिंह मारे गए थे। बंगाल के जलवायु मान सिंह के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। मान सिंह ने अजमेर में रहकर बंगाल सूबे की व्यवस्था देखते रहे थे। 1596 में मान सिंह ने कुछ बिहार में राजा लक्ष्मी नारायण को पराजित किया। लक्ष्मी नारायण की बहन अबली देवी से विवाह किया। मान सिंह द्वारा बंगाल के राजा केदार को हराकर जसोर नामक स्थान पर अष्टभुजी शिला देवी की मूर्ति लेकर आमेर लाकर आमेर दुर्ग में मंदिर बनवाया था। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हो जाती है। अकबर ने मान सिंह को अपनी मृत्यु से पूर्व 7,000 जात का सवार मनसब बनाया था। अकबर ने के बाद सलीम जहांगीर मुगल बादशाह बना था। जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो की राजा मान सिंह का संरक्षण प्राप्त होता है। इस कारण मान सिंह को दक्षिणी भारत में नियुक्त किया गया था। उसके बाद में देखें 1614 को एलिचपुर महाराष्ट्र में मान सिंह की मृत्यु हो जाती है। आमेर में भव्य भवनों के निर्माण का मान सिंह ने करवाया था। मान सिंह ने बिहार के महादेव मंदिर का निर्माण कराया। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। मीरा मंदिर कहलाता है। मान सिंह के काल में दादू दयाल की रिवाणी की रचना की गई थी। मान सिंह के दरबारी कवि मुरारी दान थे। मान प्रकाश लिखा था। जगन्नाथ थे। मान सिंह कीर्ति मुक्तावली लिखी थी। उसके बाद में नरोत्तम था। मानचरित्रासु रखा था नरोत्तम ने। दलपत ने पत्र प्रशस्ति
पवन, पश्चिम आदि दलपत ने लिखे थे। मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर मान सिंह की वीरता से प्रसन्न होकर उसे फरजंद या दत्तक पुत्र का राज्य की उपाधि प्रदान करता है। उसके बाद देखिए महाराजा राय सिंह व मुगल सेवा राव कल्याणमल। राव मालदेव की पराजय के बाद सन 1544 ईस्वी में राव कल्याणमल बीकानेर का शासक बनता है। बीकानेर का पहला शासक था जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर के दरबार में उपस्थित होकर अधीनता स्वीकार की थी। मुगलों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कल्याणमल के छोटे पुत्र पृथ्वीराज को अकबर ने गागरोन की जागीर प्रदान की। पृथ्वीराज द्वारा बेली कृष्ण रुक्मणी का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ की रचना की गई, उसे उत्तरी मारवाड़ी डिगल में लिखी थी। महाकवि दुर्साडा ने इस ग्रंथ को 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। महाकवि दुर्साडा ने विरुद्ध छत्री किरतार बामनी नामक रचना की। दुर्साडा की विरुद्ध छत्री और किरतार बामनी राय सिंह तीन चरण थे। 1570 से 1574, 1574 से 1605 और 1605 से 1612, यानी कि अकबर का काल था, ये जहांगीर का काल था 1605 1612। राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ था। राय सिंह ने मुगलों की अच्छी सेवा की था, उन्हें मारवाड़ का प्रशासक नियुक्त किया। अकबर ने राय सिंह को 1572 में जोधपुर दिया था। गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 में शाही सेना में राय सिंह भी थे। 9 सितंबर 1573 को हुसैन मिर्जा को पराजित कर दिया। द्वितीय चरण की बात करें 1574 में 1605, 1574 से 74 में राय सिंह का राज्याभिषेक तथा राय सिंह को महाराजा की पदवी धारण की। 1574 में चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान में नियुक्त किया गया और सिवाना के दुर्ग को जीतने में असफल रहे थे। 1577 में सिरोही में देवड़ा सुल्ताना अकबर के दीदा स्वीकार नहीं करने पर राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण कर सिरोही पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ में नाराज होकर आए महाराणा प्रताप ने सौतेले भाई जगमाल को सिरोही दे दिया और देवड़ा सुल्तान व मुगलों के मध्य 1583 ईस्वी को दतानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दतानी के युद्ध में ही जगमाल की मृत्यु हो गई। गंधार विद्रोह को दबाने हेतु खान खाना द्वारा बादशाह से सहायता मांगी गई। 1591 में राय सिंह को उसकी सहायता के लिए भेजा गया। तृतीय चरण के देखें 1605 से 1612, जहांगीर द्वारा 1605 में मुगल सम्राट बना तो उसने राजशाही सिंह को 5000 जात व सवार प्रदान किए। खुसरो ने विद्रोह के समय आगरा की सुरक्षा राय सिंह के हाथों में सौंप दी। 1612 ईस्वी में दक्षिण भारत में उनकी मृत्यु हो गई। 1594 में राय सिंह द्वारा बीकानेर के सुदृढ़ किले जूनागढ़ का निर्माण करवाया गया। करमचंद की देखरेख में राय सिंह द्वारा प्रशस्ति लिखवाई गई, जिसमें राय प्रशस्ति कहा जाता है। उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। करमचंद्र वसो कीर्तनम काव्य में महाराजा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है महाराजा राय सिंह को। और राय सिंह विद्यानुरागी, विद्वान व संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष, रत्नमाला तथा बाल बोधिनी वेदक वंशावली लिखी है। राव चंद्रसेन का मुगल संबंध देखे। राव मालदेव की बात करें, चंद्रसेन मोटा राजा उदय सिंह और राम थे। स्वरूपदेव के कहने पर मालदेव ने चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनाया था। मालदेव की मृत्यु के उपरांत 1562 ईस्वी में चंद्रसेन जोधपुर की गद्दी पर बैठा है। इससे नाराज होकर उदय सिंह व राम द्वारा चंद्रसेन का विद्रोह किया जाता है। चंद्रसेन द्वारा नानाडोल के युद्ध में राम को पराजित कर दिया और पराजित होकर अजमेर के मुगल सूबेदार हुसैन कुली खान की शरण में चला गया। मुगल सूबेदार द्वारा चंद्रसेन के और राम के मध्य समझौता करवाया गया। सोजत का परगना राम को प्रदान किया गया। राम इससे असंतुष्ट होकर अकबर की शरण में चला गया और लोहावट का युद्ध होता है उदय सिंह व चंद्रसेन के मध्य लोहावट का युद्ध होता है। चंद्रसेन द्वारा उदय सिंह पर हमला किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वह घोड़े से गिर जाता है। उदय सिंह को घटनास्थल पर से बाहर ले जाया जाता है। अकबर का अधिकार होता है जोधपुर पर। 1564 में हुसैन कुली खान की अध्यक्षता में एक फौज द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लिया जाता है। विवश होकर चंद्रसेन भद्राजून के किले की तरफ चला गया। नागौर दरबार देखें। जैसलमेर के हर्राय, बीकानेर के कल्याणमल, कोटा के दुर्जन साल व राम व मोटा राजा उदय सिंह नागौर दरबार में भाग लिया। भद्राजून से राव चंद्रसेन नागौर दरबार में भाग लेने के लिए आता है, लेकिन अपने भाइयों को दरबार में पाकर वापस चला जाता है। 1517 में नागौर दरबार के समय मारवाड़ के इलाकों में दुष्काल पड़ा था। अकालग्रस्त में राहत दिलाने के लिए उसने अपने सैनिकों से एक तालाब खुदवाना आरंभ किया था, जिसका नाम शुक्र तालाब था। 1571 में चंद्रसेन भद्राजून का परित्याग कर सिवाना चला जाता है और 1575 में जलाल खां के नेतृत्व में सिवाना की ओर एक बड़ी सेना भेज जाती है, जिसमें सैयद अहमद और सैयद हासिम शामिल होते हैं। इस आक्रमण में जलाल खां मारा जाता है। अकबर द्वारा साहबाज को भेजा जाता है, जिसमें शीघ्र ही देवकोर व दुनाड़ा पर अधिकार कर लिया जाता है। 1575 में सिवाना दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाता है। संकटकालीन राजधानी सिवाना हाथ निकलने के बाद 1575 में जैसलमेर के रावल हर्राय ने पोखरण पर आक्रमण कर दिया और सिवाना हारने के उपरांत चंद्रसेन डूंगरपुर की ओर चला जाता है। उस समय
उस समय के बाद चंद्रसेन ने सेना को पुनः संगठित किया। 1580 में सोजत पर हमला किया। सोजत पर अधिकार कर उसने सारण की पहाड़ियाँ पाली में सच्चाई नामक स्थान पर 1581 में उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। चंद्रसेन को मारवाड़ का बुला बिसरा नायक कहा जाता है। चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी तथा पथ प्रदर्शक माना जाता है। राव चंद्रसेन ऐसा अंतिम शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। चंद्रसेन की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ की गद्दी पर उसके भाई उदय सिंह का अधिकार हो गया। जोधपुर राज्य 3 वर्ष 1581 से 83 तक खालसा रहा था। गुर्जर प्रत्यार वंश देखिए, भारत में गुर्जर प्रत्यार वंश का शासन मुख्यतः 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा था। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशिन सेकंड के एल्होल अभिलेख में गुर्जर शब्द का उल्लेख अभिलेख के रूप में सर्वप्रथम हुआ है। प्रारंभ में इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र मारवाड़ था। उस समय यह क्षेत्र गुजरात या गुर्जर प्रदेश कहलाता था। चीनी यात्री हेमनसोंग ने अपनी पुस्तक में 72 देशों के वर्णन में से एक कुचेलो गुर्जर बताया है, जिसकी राजधानी का नाम पीली मोलोम बताया गया है। हर्ष चरित्र का उल्लेख मिलता है। तिहार देखें, उत्तर पश्चिम सीमांत के रक्षक थे। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग के हिरण्यगर्भ यज्ञ से गुर्जरों ने प्रतिहार या द्वारपाल का कार्य किया था। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। मनोज नैन सिंह ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का वर्णन किया है, जिसमें प्रमुख है मंडोर, भणौज, उज्जैन, कनौज और जालौर। प्रमुख आपका मंडोर, भणौज, उज्जैन और कनौज और जालौर। अगर देखें मंडोर के गुर्जर प्रत्यार वंश, गुर्जर प्रत्यारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण मंडोर की प्रत्यार है। हरिश्चंद्र को गुर्जर प्रत्यार वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष संस्थापक माना जाता है। हरिश्चंद्र यानी रोहेलिदी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी था, दूसरी क्षत्रिय भद्रा थी। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं क्षत्रिय भद्राणा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाते हैं। भद्रा के पुत्र भोग भट्ट, कद्रू, जज्जिल और दया थे। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना की जाती है। शाखा का शासक नागबड़ फर्स्ट रज्जिल का पोता जिस सबसे प्रतापी था। राज्य सुदृढ़ होने पर इसने अपनी राजधानी मेड़ता को बनाता है। शिलुक की बात करें, इस वंश के 10वें शासक शिलुक ने वल्ल देश ने अपने सीमा को बढ़ाया था। वल्ल मंडल के शासक भाटी देवराज को युद्ध में हराकर उसने राज्य का स्वामी बना था। शिलुक की 2 पत्नियां थी, भाटी वंश की पद्मिनी जिससे बाउक नामक पुत्र हुआ था, रानी दुर्लभ देवी से कुकुक नामक पुत्र हुआ था। बाउक की बात करें, बाउक द्वारा बोकुपा के युद्ध में राजा मयूर को पराजित किया गया। उसकी राज जानकारी 1837 में जोधपुर प्रशस्ति में प्राप्त होती है। कुकुक की बात करें, कुकुक ने 2 शिलालेख उत्तीर्ण करवाए थे, जो घटियाला शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। कुकुक ने घटियाला और मंडौर में जय स्तंभ स्थापित करवाए थे। इसे इंदा शाखा के प्रत्यारों को चुंडा 1395 ईस्वी में इसे दहेज में दे दिया गया। इस घटना के बाद साथ ही मंडौर के प्रत्यारों के राजनीतिक विस्तार का पतन हो गया था। और जालौर, उज्जैन और कनौज के प्रत्यार नागबड़ प्रथम और जालौर, उज्जैन और कनौज के गुर्जर प्रत्यार वंश का संस्थापक माना जाता है। दक्षिण पश्चिम के अरब आक्रमणों को विफल करने के कारण ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक व नारायण कहा जाता है। नागबड़ फर्स्ट के दरबार को नागावलोक दरबार कहा जाता है। अरब लेखक अल मसूदी का कथन है कि खलीफा के सेनापति ने अपने प्रदेशों को विजित किया, परंतु उज्जैन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। नागवड़ फर्स्ट ने बड़ौच पर अपना अधिकार कर लिया था। नागवड़ प्रथम को अपने समकालीन दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी संघर्ष करना पड़ा था। दंती दुर्ग में उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया और इस अवसर पर उसने गुर्जर नरेश को नागवड़ फर्स्ट का द्वारपाल प्रत्यार नियुक्त किया गया था। कुकुत की बात करते हैं। नागवड़ फर्स्ट के पश्चात इसका भतीजा कुकुस शासन पर बैठता है। देवरा कुकुस्त की मृत्यु के पश्चात इसका भाई देवराज शासन बैठता है। वत्सराज गुर्जर प्रत्यार वंश का वास्तविक संस्थापक था। हरिवंश पुराण के लेखक जिन सेन इसके समकालीन थे। उद्योतन सूर्य ने केवल माला जो जालौर बीनमाल लिखी गई है, इसमें 18 देशी भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखें, कनौज को प्राप्त करने के बाद पूर्व में बंगाल से पाल, दक्षिण में राष्ट्रकूट तथा उत्तर पश्चिम में उज्जैन के उत्तर प्रतिहारों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष में शुरुआत होती है। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत गुर्जर प्रत्यार नरेश वत्सराज ने की थी। वत्सराज ने कनौज के शासक इंदिरा युद्ध को परास्त किया। वत्सराज ने पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया, लेकिन राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पराजित कर दिया। नागबड़ सेकंड की बात करते हैं। इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता है। इसकी उपाधि परम भटारकर महाराजा धीराज परमेश्वर थी। इसने कनौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। इसके शासनकाल दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट नरेश गोविंद द्वितीय ने नागबड़ सेकंड आक्रमण किया और पराजित हो गए। गोविंदराज नरेश नागबड़ द्वितीय का सामंत था। गोविंदराज गुवक ने सुल्तान बेग वासिर को हराया था। गोविंद तृतीय ने बंगाल के पास नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया था। कुमाण राजस्व में पता चलता है कि गोहिल वंश के राजा कुमाण ने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध किया था। कुमाण भी नागबड़ सेकंड का सामंत था। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से विजय गुर्जर प्रत्यारों की होती है। उसके बाद रामभद्र की बात करें। नागबड़ द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रामभद्र सिंहासन पर बैठता है। रामभद्र के समय बंगाल के नरेश देवपाल ने गुर्जर साम्राज्य के कुछ प्रदेशों पूर्वी बिहार और उड़ीसा का पर अधिकार कर लिया। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने
रामभद्र व अपा देवी के पुत्र था। इसका सर्वप्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है जो 1836 ईस्वी का है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है, जिसमें इस वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। महिर भोज एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी कनौज थी। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि अधिवराह मिलती है। इसमें अपनी मुद्राओं पर अधिवराह की उपाधि उत्पन्न की गई थी। दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा जाता है। और अरबी यात्री सुलेमान ने महिर भोज के कुशल प्रशासन और शक्तिशाली शासक बनाया था। सुलेमान ने इसे इस्लाम का शत्रु बताया है। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष तथा कृष्ण सेकंड से महिरभोज का संघर्ष होता है। महिरभोज को अपने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध करना पड़ता है। देवपाल पालवंश का महान पराक्रमी प्रतापी राजा था। स्कंद पुराण के अनुसार महिरभोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए राज्य का शासन अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर शासन पर त्याग दिया था। महेंद्रपाल की बात करते हैं यहाँ पर। महिरभोज के पश्चात उसका पुत्र महेंद्रपाल प्रत्यार वंश का शासक बना था। इसका राजकवि राजशेखर था। रघुकुल चूड़ामणि निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र आदि उपनामों से संबोधित किया जाता है। इनकी माता का नाम चंद्रा भट्टारिका देवी था। इसके परम भट्टारकर परम भगवत महाराजा धीराज प्रवेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। काव्य मीमांसा बाल भारत व बाल रामायण विध्वंस साल बंजिका कर्पूर मंजरी आदि ग्रंथों की रचना राजेश्वर द्वारा की गई थी। अन्य ग्रंथ आपका हरविलास और भुवनकोश है। महेंद्रपाल के 2 अभिलेख कांठियावाड़ा के उन्ना नामक स्थान पर मिले हैं। कल्हण की राजतरंगिणी में महेंद्रपाल द्वारा दिकिया वंश को पराजित कर पंजाब सिंध क्षेत्र पर अधिकार करने की जानकारी मिलती है। सौराष्ट्र क्षेत्र पर भी महेंद्रपाल का अधिकार था। मगध से महेंद्रपाल के अभिलेख रामगया गुनेरिया था इट्टा खोरी प्राप्त होते हैं। बंगाल में पहाड़पुर अभिलेख प्राप्त होता है। भोज सेकंड महेंद्रपाल के शासन के बाद उसका पुत्र भोज शासक बनता है। भोज सेकंड का उल्लेख एशियाटिक सोसाइटी ताम्रपत्र से हुआ है। महिपाल सेकंड की फर्स्ट की बात करते हैं। महिपाल एक कुशल और प्रतापी शासक था। राजशेखर महिपाल राजगुरु भी था। राजशेखर महिपाल क्वाश्च आर्यवर्त को महाराजा धीराज रघुकुल मुक्तमणि की संज्ञा दी जाती है। 915 ईस्वी में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। इसमें समकालीन राष्ट्रकूट वंश में इंद्र तृतीय का राज्य था। इस तृतीय ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया। इस तृतीय का वापस चले जाने पर पश्चात कनौज पर पुनः अधिकार महिपाल द्वारा कर लिया गया। महेंद्र पाल द्वितीय की बात करें। महिपाल प्रथम की मृत्यु के पश्चात शासन पर बैठा था। देवपाल उपाधि परम भट्टारकर महाराजा धीराज परमेश्वर की इन उपाधियों की जानकारी आपके 1948 के शिलालेख में मिलती है। विनायकपाल के इसमें समय हरिसेन से वरहद कथा कोश की रचना की थी। विनायपाल एक विद्वान कुशल और जनता प्रिय और जन प्रजा हितकारी शासक था। महिपाल द्वितीय इसका 1955 का बयाना अभिलेख प्राप्त हुआ। विजयपाल राजौर अभिलेख में से रीतिपाल देव का पुत्र बताया गया है। विजयपाल के समय ही गुर्जर प्रत्यार साम्राज्य के हिस्सों में बंट गया था। राज्यपाल की बात करें। विजयपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र राज्यपाल शासन पर बैठता। राज्यपाल के समय महमूद खिलजी ने कनौज पर अधिकार कर लिया और महमूद खिलजी गजनबी के आक्रमण के समय राज्यपाल को किसी भी शासक से सहायता नहीं ली। त्रिलोचनपाल राज्यपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचनपाल अधिकार प्रत्यारवंश का शासक बना है और 1019 में महमूद गजनबी द्वारा आक्रमण कर त्रिलोचनपाल को पराजित कर दिया। यशपाल की बात करें। इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी में लेखपाल मिला, जिसमें यशपाल व उसके दान का वर्णन मिलता है। 193 ईस्वी में लगभग चंद्रदेव गढ़वाल ने प्रतिहारों के से कनौज छीनकर उसका अस्तित्व समाप्त कर दिया। मध्यकाल या आधुनिक काल में महिलाओं का भूमिका देखें। मध्यकाल आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। रानी पद्मनी चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मनी को पाने की लालसा के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 चित्तौड़ पर आक्रमण किया। पर रानी पद्मनी ने 1600 राजपूत महिलाओं के साथ में जोर किया। चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा था पन्नाध्याय मेवाड़ की स्वामी भक्ति पन्नाध्याय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा उदय सिंह सेकंड रानी कर्मावती के पुत्र को दासी पुत्र बनवीर से बचाया था। रानी कर्मावती राणा सांगा की हाड़ी रानी थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। कर्मावती ने सभी सामंतों को पत्र लिखकर सहायता प्रार्थना की। इस अवसर पर कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की प्रार्थना की और फिर भी उसे सहायता न मिली। जनवरी 1535 में बहादुर शाह ने पुनः चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने वीरतापूर्वक सामना किया और बाघ सिंह और राणा सज्जा और सिंह के वीरगति प्राप्त हुए थे करने पर उसने जोर कर लिया। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कहलाता है। 1535 का गोराध्याय मारवाड़ जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह के ध्याय माँ थी। मुगल सम्राट औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह व कुंवर अजीत सिंह को दिल्ली में कैद कर दिया था और गोराध्याय ने चतुराई से वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ मिलकर अजीत सिंह को आजाद करवाया था। गोराध्याय ने अजीत सिंह के समय वैश्यक अपने पुत्र को मातृभूमि का न्यौछावर कर अजीत सिंह को बचाया था। वीर हाड़ी रानी राजस्थान की वीर रानी सहल कंवर संग्राम सिंह की पुत्री थी। सहल कंवर का विवाह सलुम्बर के चुड़ावत सरदार राव रतन सिंह से हुआ था। रतन सिंह ने अपने विश्वास पात्र सेवक को भेजकर रानी से सेनानी मंगवाई थी। यह सोचकर रानी ने अपने पति के मन की कमजोरी को खत्म करने हेतु अपना सिर तलवार से काटकर रानी के रूप में दे दिया। प्रसिद्ध कवि मेघराज मुकुल ने इन्हीं वीर हाड़ी रानी पर सेनानी कविता लिखी है। राज सिंह ने औरंगजेब की सेना को रोकने का कार्यभार राव रतन सिंह चुड़ावत को दिया था। चारुमती
किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, जिसने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को अपनी इच्छा के अनुसार अपने धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से विरुद्ध सन 1660 में विवाह किया था। बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता से मुग्ध होकर उसे विवाह करना चाहता था। कृष्ण कुमारी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री, जिसने विवाह को लेकर जयपुर नरेश जगत सिंह द्वितीय मारवाड़ के शासक मान सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। अमीर का पिंडारी ने अजीत सिंह जोड़ावत की सलाह पर 21 जून 1810 को कृष्ण कुमारी को जहर देकर विवाह को समाप्त किया। मेवाड़ महाराणा इस कमजोरी के कारण मेवाड़ का गौरवमय इतिहास कलंकित हो गया। अमृता देवी जोधपुर जिले में खजड़ली गांव की महिला थी, जिसने नेतृत्व में सन 1730 में वृक्षों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने प्राण त्याग दिए। इस घटना की याद में खजड़ली में वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित किया जाता है और 12 सितंबर को। इस समय को जोधपुर का शासक महाराजा अभय सिंह था। इस विश्व का प्रथम वृक्ष बचाओ चिपको आंदोलन मनाया गया। इसकी स्मृति में वर्ष 1994 में राज्य में पर्यावरण क्षेत्र में सबसे बड़े पुरस्कार अमृता देवी पुरस्कार को प्रारंभ किया गया था। मीराबाई मेड़ता के राठौर राव दुद्दा के पुत्र रतन सिंह की पुत्री थी। इनका जन्म 1698 में मेड़ता के पास गुड़की गांव में हुआ था। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा संगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के थोड़े समय बाद भोजराज को देहावसान हो गया था। भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई का मन उचट हो गया। कृष्ण भक्ति के प्रति अनुरक्त होने के कारण इस समय उनकी निष्ठा और अधिक दृढ़ हो गई थी। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहा जाता है। संत हरिदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में मीराबाई का मंदिर व संत हरिदास जी की छतरी है। मीराबाई का देहांत द्वारकापुरी में 1546 में हुआ था। प्रमुख ग्रंथ मीरा की पदावली, रुक्मणी का रुषण। ये मीरा की पदावली, रुक्मणी का रुषण। मीराबाई ने ब्रज भाषा व राजस्थानी दोनों भाषा में कविता लिखी है। गौरीबाई, इनका जन्म 1815 में डूंगरपुर शहर में हुआ था। यह जाति से ब्राह्मण थी। गौरीबाई को मीरा की अवतार मानी जाती है। इनके पदों पर कबीर सूरदास प्रभाव दिखाई देता है। इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने गौरीबाई की स्मृति में बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था। महाराणा डूंगरपुर के महाराव शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर का निर्माण करवाया था गौरीबाई की स्मृति में। दयाबाई बात करें, यह महात्मा चरणदास जी की शिष्या है। दयाबाई के प्रमुख ग्रंथ दयाबोध और विनय मालिका है, अलवर क्षेत्र से संबंधित है। सहजोबाई महात्मा चरणदास की शिष्या, ग्रंथ सहज प्रकाश है, अलवर क्षेत्र से संबंधित है। मध्यकाल में आधुनिक काल में महिलाओं की भूमिका। मध्यकाल में आधुनिक काल में अल्लाह जिलाबाई बात करें, राजस्थान के मरु कोकिला का राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका, जिनका जन्म बीकानेर में फरवरी 1902 में हुआ था। इन्होंने उस्ताद हुसैन बख्श को संगीत की शिक्षा ली थी। मांड गायिकी में देश विदेश में लोकप्रिय बनाने का कारण इन्हें 1982 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। उनकी मृत्यु 1992 में हुई थी। इनका सबसे प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम था, जो पधारो ने हमारे देश। इन्हें लोक संगीत के लिए 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। स्वर्गीय श्रीमती गौरी देवी बीकानेर नरेश मांड गायिका थी। इनके माता पिता बीकानेर के शाही परिवार में राज दरबारी गायन के रूप में गायन करते थे। भारत द्वारा मास्को रूस में इंडियन फेस्टिवल आयोजित किया गया। गौरी देवी ने वहां पर विशेष प्रस्तुति दी थी। 1913 में गौरी देवी को राजस्थान रत्न पुरस्कार से भी प्रदान किया गया था। गौरी देवी की बात करें, पाली में प्रसिद्ध मांड गायिका है। गौरी देवी भैरवी युक्त मांड राग गाती है। उनके बचपन से ही लोक संगीत का माहौल मिला था। मांगीबाई तेरहताली नृत्य की नृत्यांगना है। पादरला गांव पाली तेरहताली नृत्य की जन्मस्थली है। रामदेव जी के भक्तों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मांगीबाई को वर्ष 1990 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मांगीबाई ने अपने नृत्य से विदेशों में लोकप्रियता बनाई गई थी। रुक्मा देवी की बात करें, राजस्थान के बाड़मेर जिले में रामसर गाँव में जन्म हुआ था। रुक्मा देवी का मांगणियार जाति की गायिका है। मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम एकमात्र ध्रुपद गायिका है। मधु भट्ट तेलंग, जो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। गोहर जान जयपुर राजस्थान की मशहूर नर्तकी, जो कि तमाशे में स्त्री पात्रों का अभिनय करती है। मुस्तरत बाई आपकी नौटंकी विद्या की मशहूर एक विद्या को राजस्थान की पहली महिला कलाकार है। इसका जन्म 1918 के अंदर राजस्थान के करौली जिले में यूनिवर्सिटी में हुआ था। इन्होंने हाथरस शैली का कानपुर शैली में मुख्य भूमिका अदा की थी। 1995 में उन्होंने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। गुलाबो देखे जन्म कोटड़ा गांव अजमेर में 1969 में सपेरा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में राजस्थान पर्यटन विभाग के सार्वजनिक मंच पर नृत्य किया। 12 वर्ष की उम्र के अंदर गुलाबो ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठित दिलाई थी। 2000 से 2001 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया था। फुल्कुबाई किशनगढ़ अजमेर की चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फुल्कुबाई लक्ष्मी कुमारी चुंडावत प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार, पूर्व सांसद, विधायक, जिन्होंने 1984 में पद्मनी से नवाजा गया था। पद्मश्री से नवाजा गया 1984 के अंदर पद्मश्री से नवाजा गया लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को। जन्म 24 जून 1916 को मेवाड़ के प्रसिद्ध देवगढ़ ठिकाने में हुआ था। प्रमुख ग्रंथ बाबूजी बात, बगड़ावत, पर्दा टू पीपुल, मुम्मल, लेलिन री जीवनी, के रे चकवा बात, टाबर री बाता।
बाबूजी की बात, बगड़ावत, पर्दा टू पीपुल, मुम्मल, लेनी री जीवनी, के रे चकवाबाद, टाबरी बाता। 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। आधुनिक काल में राजस्थान की महिलाएं प्रजामंडल आंदोलन, प्रजामंडल किसान आंदोलन से संबंधित, असहयोग आंदोलन से संबंधित, सविनय आंदोलन से संबंधित, तो बारछोड़ आंदोलन से संबंधित। इंदुमती गोयनका कलकत्ता में राजस्थान की प्रवासी महिला 1930 में नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला यानी बंगाली महिला थी। 1930 में राष्ट्रीय महिला समिति की स्थापना हुई। नगेंद्र बाला कोटा में संबंधित देश की स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक समाज सेविका केसरी सिंह बारट की पौत्री 1942 में भगत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। देश की प्रथम जिला प्रमुख जो 2 बार विधायक 1945-46 में प्रेस एक्ट का विरोध किया था, नगेंद्र बाला ने। रमा देवी, इनका जन्म जोधपुर के वेद गंगा सहाय के घर में हुआ था। इनका विवाह 7 वर्ष की आयु में हो गया तथा 11 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। रमा देवी बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादूराम से विवाह किया। इनका बिजोलिया 1931 में, सविनय 1932 में, बारछोड़ आंदोलन 1942 में संबंधित है। बिजाया बहन भावसार बांसवाड़ा से संबंधित है। दुल्ले जी भाई भावसार जो अंतर्राज्यीय पुनर्विवाह से किया था। महिला मंडल की स्थापना की थी। अनाज आंदोलन की शुरुआत की थी। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर के श्री राम आचार्य की पत्नी थी। कलकत्ता से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में संस्थापक सदस्य के रूप में रही थी। इन्होंने कलकत्ता के विदेशी कपड़ों के रूप में आंदोलन में भाग लिया था। 1932 सुमिन गांव के आंदोलन में जेल गई थी। किशोरी देवी सीकर से संबंधित है। सरदार हरलाल सिंह खरा की पत्नी है। सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन 1934 में आयोजित किया गया। इसमें लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। महिलाओं में प्रति अमान्य व्यवहार के कारण आंदोलन हुआ था। किशोरी देवी के अंदर सीकर के संबंधित है। खेतूबाई बीकानेर संबंधित है। मग्गा रामवेद की बहिन है खेतूबाई। दूध व खारा आंदोलन से ने भागीदारी ली थी। आजीवन खादी पहनने का प्रण लिया था खेतूबाई ने। मणि बहन पांड्या बांसवाड़ा से संबंधित है। भोगीलाल पांड्या की पत्नी है। बागड़बा के नाम से जानी जाती है। मणि बहन पांड्या भोगीलाल पांड्या के साथ मिलकर आंदोलन में भाग लिया था। श्रीमती सत्यभामा बूंदी के नित्यानंद नागर की पुत्र वधू है। गांधी जी की मानस पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। श्रीमती सत्यभामा को ब्यावर अजमेर आंदोलन 1932 में महत्वपूर्ण भागी थी। इन्होंने अपने 2 पुत्रों के साथ में जेल जाना पड़ा था।